हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल। आज हम सुपर टेट एग्ज़ाम में आए हुए मैथ्स के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें कहा गया है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं और इनमें सबसे छोटी फ्रैक्शन हमसे पूछी गई है। तो इसका बहुत ही सिंपल मेथड होता है कि हम इसमें डिवाइड कर देख लें। तो अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो 6/11 आता है आपका 0.54, 13/18 आता है आपका 0.72, वहीं 15/22 आएगा 0.68, 19/36 आता है आपका 0.52, 5/6 आएगा 0.83। यहाँ डेसिमल में हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। कोशिश करें कि हम इसको 2 प्लेसेस तक मिनिमम निकालें, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं 0.54 और 52। अगर हम इसे फर्स्ट प्लेस तक निकालेंगे तो हम नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। यहाँ पर जो सेकंड प्लेस है वो हमें बता रहा है कि ये वाली जो फ्रैक्शन है वो सबसे छोटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर विद अ कंपाउंड इंटरेस्ट, इट विल बिकम 8 टाइम्स इन। कितने साल में ये 8 गुना हो जाएगी, जबकि ये 15 साल में 2 गुना हो जाती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट होता है P1 + R/100 टू द पावर n। n यहाँ पर ईयर्स होते हैं, R इंटरेस्ट रेट होता है। इन्होंने बोला है कि 15 सालों में, यानी n = 15 और अमाउंट कितनी हो जाती है किसी सम की। मान लिया सम है P, उसका 2 गुना, तो अमाउंट हो जाएगी 2P। सो 2P = P1 + R/100 की पावर 15। इन्होंने बोला है कि कितने टाइम में, हमको नहीं पता कितने टाइम में वो 8 टाइम्स हो जाएगी। तो अमाउंट कितनी हो जानी चाहिए अपनी सम का 8 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 8P = P1 + R/100। रेट वही रहना है, हमको ये टाइम नहीं पता। तो यहाँ हम देखें, इसको हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा, इसको हम देखें तो 2 = 1 + R/100 टू द पावर 15। 2 का क्यूब करने पर हमको पता है क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों साइड इसका क्यूब कर दें तो 2 का क्यूब और 1 + R/100 की पावर 15 का होल क्यूब। तो यहाँ हमें 8 मिल जाएगा और यहाँ मिलेगा 1 + R/100 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 15 × 3 = 45। यानी जब 8 यहाँ पे भी इसे डिवाइड कर देंगे तो 8 और ये भी सिमिलर है, तो यहाँ पर t कितना हो जाएगा हमारा 45। यानी जो टाइम है वो 45 ईयर्स होंगे और इतने टाइम में हमारा जो सम है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.27 के ऊपर बार = ये किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन क्लास 9th की NCERT बुक में दिया हुआ है और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मेरी नंबर सिस्टम की पार्ट 4 वीडियो देख सकते हैं। उसमें ये पूरा डिटेल में समझाया गया है। यहाँ मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगी और उसके अलावा आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। डिटेल में इसका मेथड ये है कि जिसके ऊपर बार लगा होता है वो नंबर अपने आप को क्या करता है, डिजिट रिपीट करती है। तो 1.272727 इस तरह से है। यहाँ पर जितनी नंबर्स अपने आप को रिपीट करेंगे हम उतने ही जीरोस लगा कर 1 के आगे उतने डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम x मान लेते हैं और बोथ साइड हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x = 127.272727 एंड सो ऑन। इसको हम लिखेंगे, इस नंबर को लिख सकते हैं हम 126 + 1.272727 एंड सो ऑन। ये नंबर हमने देखा था, हमने इसे यहाँ क्या माना था, x माना था, इसे हम यहाँ x करके लिख देंगे।
नेक्स्ट ये 99 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 99x इज इक्वल्स टू 126, x इज इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाई 99। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 14/11 और यही इसका आंसर है। इसकी शॉर्ट ट्रिक इस तरह से है कि जब भी यहाँ 2 डिजिट्स यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ तो हम इसे लिखेंगे 1.27 बार। तो यहाँ पर 2 डिजिट जब रिपीट कर रही हैं तो यहाँ हमें 2 बार 9 लिखना है डिनोमिनेटर में, और ऊपर कितना लिखना है 127 ऐसे लिख दें। लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और ये हो जाता है 126/99 और ये आ जाएगा 14/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, यानी कि आयत की जो लेंथ है उसमें 25% उसे इंक्रीज किया जाता है। वो पूछ रहे हैं बाई व्हाट परसेंट ऑफ द ब्रेड्थ, यानी कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे। आयत का क्षेत्रफल हमको पता होता है कितना है L इंटू बी, जबकि आयत की लंबाई है L और उसकी ब्रेड्थ है B। लेंथ जो है वो पहले थी L, अब कितनी हो गई, L थी पहले और अब हो जाएगी L में 25% इंक्रीज हुआ है, सो ये हो जाएगा L/4 यानी 1/4, सो L प्लस L/4 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5L/4। ये न्यू लेंथ हो जाएगी और ये ओल्ड लेंथ या प्रीवियस लेंथ L थी। तो इसकी प्रीवियस ब्रेड्थ कितनी थी, B। अब हमें नहीं पता कि न्यू ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए, मान लिया B1 हो जाती है, B1। पहले जो इसका एरिया था प्रीवियस वो L इंटू बी है और जो न्यू है उसका भी एरिया उन्होंने बोला है कि सेम ही रहना चाहिए। तो न्यू में लेंथ कितनी हो गई है 5L/4 और ब्रेड्थ हमको पता नहीं, लेकिन ये दोनों जो है वो सेम रहेंगे, इसका मतलब बराबर हो जाएगा। तो L इंटू बी इज इक्वल्स टू 5L/4 इंटू B1। इसको हम L इंटू बी इंटू 4, इसको हम उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे और ये मिलेगा B1। तो B1 बराबर हमें मिल जाता है 4B/5। ये हमारा न्यू ब्रेड्थ निकली है और प्रीवियस थी B। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि ब्रेड्थ जो है वो कितना % घटाएं। घटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रेड्थ में कितनी कमी हुई है ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज इन ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू प्रीवियस माइनस न्यू यानी B माइनस 4B/5। ये निकल के आ जाएगा B/5। हमसे परसेंटेज में पूछा है तो डिक्रीज परसेंटेज निकालते हैं। डिक्रीज % बराबर कितना हो जाएगा, डिक्रीज इन ब्रेड्थ डिवाइडेड बाई ब्रेड्थ इंटू 100। तो हो जाएगा B/5B इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 20, यानी कितना % डिक्रीज हुई है ब्रेड्थ, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका क्यूब पूछा गया है, कि इसका मान पूछा गया है। हमको फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस में 3ab²। यहाँ हम
1001 को लिख सकते हैं 100+1, ठीक है। और इसका क्यूब का मतलब है कि इसका होल क्यूब, और इस फॉर्मूले को लगाकर हम इसे ओपन कर देंगे। तो इसको जब हम ओपन करते हैं 1000 का क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा क्यूब। क्यूब का मतलब होगा 3 टाइम्स 3 बार 0, ये 1, ये 3000 है, और इसको हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 से हो जाएगा और यहाँ पर 3000 ही आ जाएगा। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आंसर होगा 1 0 0 3, फिर 0 0 3, 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर। मान लेते हैं कि नंबर क्या है, x है। लेट नंबर बी x, तो नंबर x है और उस संख्या का 20% यानी x का 20% कितना है, 120 है। सो x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 120, x इज इक्वल्स टू 600। ये हमको वो नंबर मिल गया और उसी नंबर का 120% पूछा है, तो अब हम 600 का 120% निकाल देंगे, तो 600 का 120% हो जाएगा 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a to the power x is equals to b to the power y is equals to c to the power z एंड गिवन है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, तो हमें y इज इक्वल्स टू पता लगाना है। ऑप्शंस आपके ये दिए हुए हैं, तो हम इसे सॉल्व करते हैं फिर हम देखेंगे। यहाँ पर ये सब इक्वल्स दिए हुए हैं, हम इसको मान लेते हैं किसी कांस्टेंट के बराबर। मान लिया वो कांस्टेंट है k। सो a की पावर x इज इक्वल्स टू k, इसकी पावर को हम रिवर्स करेंगे तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा k की पावर 1/x। इसी तरह से b इज इक्वल्स टू हो जाएगा k की पावर 1/y एंड c इज इक्वल्स टू हो जाएगा k की पावर 1/z। अब हम इस इक्वेशन को लेते हैं और इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो b स्क्वायर है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। b की जगह हम लगाएंगे k की पावर 1/y की पावर 2, a की जगह k की पावर 1/x इंटू c की जगह k की पावर 1/z। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/y एंड k की पावर जब ये मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं 1/z। यहाँ k की पावर बोथ साइड में इक्वेट कर लिए जाएंगे, तो 2/y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा x इंटू जेड और x प्लस जेड 2/y। क्रॉस मल्टीप्लाई 2xz अपॉन x प्लस जेड इज इक्वल्स टू y निकल आएगा, और इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2xz अपॉन x प्लस जेड या z प्लस x। नेक्स्ट एक साइंस का क्वेश्चन दिया है जिसमें 4.4 ग्राम CO2 का वॉल्यूम पूछा है NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। इसमें हमें पहले CO2 का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, वो होता है C का यानी कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट जो कि आता है 44 ग्राम पर मोल, और 44 ग्राम पर मोल का वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर है, ठीक है।
तो 1 ग्राम पर मोल का कितना वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 44 और 4.4 का कितना हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 4.4 ये हो जाएगा 2.24 लीटर, ये वॉल्यूम हो जाएगा। एक साइंस का क्वेश्चन है जिसमें एक सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ इस रिलेशन के हिसाब से चेंज हो रही है, जहाँ पर x मीटर में है और t सेकंड में है। इन्होंने कण का प्रारंभिक वेग यानी कि शुरुआती वेग जो होता है, जब हम t = 0 की बात करते हैं, प्रारंभिक वेग की बात की है, वो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है वो पोजीशन है 6t² - 5t के हिसाब से वो चेंज हो रहा है और हमको निकालना है वेग। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि वेग किसे कहते हैं, वेग कहते हैं दूरी बटे समय, यानी कि जब दूरी समय के हिसाब से बदलती है तो उसे हम वेग कहते हैं। इसे हम dx/dt भी लिखते हैं, यानी अगर हम इस x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें वेग मिल जाएगा। तो dx/dt करते हैं, 6t² का डिफरेंशिएशन हम करेंगे यहाँ पर d/dt 6t² - 5t पूरा, फिर इसके बाद d/dt 6t² - d/dt 5t। d/dt यहाँ 6 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा t² का होगा। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही 5 बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन t का होगा। t² का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2t - 5t का 1, 6 × 2 12t - 5, ये हो जाता है dx/dt। इसको हम v लिख सकते हैं, यानी वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किसी भी टाइम t पर है, निकाली जा सकती है। यहाँ पर टाइम का वैल्यू रखते जाएंगे, वेलोसिटी मिलती जाएगी। इन्होंने हमसे प्रारंभिक वेग पूछा है। प्रारंभिक वेग होता है t = 0 पर। इसमें हम t = 0 पुट कर देंगे तो 12 × 0 - 5, यानी v = -5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और यहाँ पर उन्होंने x को मीटर में और टाइम t को सेकेंड्स में ले रखा है, इसलिए ये -5 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।